नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द रीजंस फॉर रिनाइसेंस, मतलब पुनर्जागरण किन किन कारणों के कारण हुआ, क्या क्या फैक्टर्स थे जो प्ले आउट हुए। हमने रिनाइसेंस पिछले एपिसोड में तो डिस्कस किया ही है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज और जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन। क्या था धर्म सुधार आंदोलन, कैसे हुआ इसका जन्म, इसके पीछे क्या कारण रहे, ये सब हम आज एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं, वापस से पीछे जाते हैं। हम लोगों ने बात करी थी फ्यूडलिज्म की, फिर हमने बात करी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की, थोड़ा सा उसमें हमने क्रूसेड्स डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया कि कैसे एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स ने जो सरप्लस होता है उसको जन्म दिया, और उस सरप्लस को फिर हमने देखा कि कैसे सरप्लस से करेंसी का कनेक्शन आया, क्योंकि उधर जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन थी उसके कारण नए ट्रेड रूट्स का पता चल गया। अब ये जो नए ट्रेड रूट्स पता चल गए थे उसके कारण और जो सरप्लस, जो एग्रीकल्चर में जो इंप्रूवमेंट हुए थे उसके कारण से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मेथड्स चेंज होने लगे। उसे ही हमने बिजनेस रेवोल्यूशन या व्यावसायिक क्रांति का नाम दिया था। और फिर हमने वहां पर देखा कि जैसे ही प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स चेंज हुए तो उसके कारण से फिर बैंकिंग सेक्टर जन्म लिया। और उसके कारण दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई? एक तो मध्य वर्ग का जन्म हुआ, है ना, मध्य वर्ग बढ़ना शुरू हुआ यूरोप में, और दूसरा फ्यूडलिज्म का पतन हुआ, फ्यूडलिज्म का एंड होने लग गया। क्यों? क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, है ना, इनका जो पूरा इकोनॉमिक बेसिस था वो जो मैनर प्रणाली और गिल्ड सिस्टम, मैनर सिस्टम एंड गिल्ड सिस्टम, उसी पे ही अटैक हो गया, क्योंकि नए ट्रेड रूट्स की खोज हो गई और नए जब हमें सरप्लस जनरेट होने लग गया तो उस कारण से उस पूरी सिस्टम के इकोनॉमिक बेसिस पर ही अटैक हो गया। इस कारण से एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ और फिर फ्यूडलिज्म फॉल हुआ। मिडिल क्लास के जन्म का के कारण एक सबसे बड़ा, मतलब रेनिसॉ होने का, पुनर्जागरण होने का ही एक सबसे बड़ा रीजन था राइज ऑफ मिडिल क्लास। क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास था जो बहुत ही आतुरता या बहुत ही एंथुसियास्टिक था नए नए विचारों को अपनाने के लिए, नई थॉट को अपनाने के लिए मिडिल क्लास एकदम रेडी हो रहा था। तो मिडिल क्लास का राइज एक बड़ा कारण बना फॉर बिकेम वन ऑफ द टॉप रीजंस फॉर रेनिसॉ। दूसरा क्या हुआ कि जो एक्सप्लोरेशन हुआ, जब ईस्ट से कांटेक्ट में यूरोप आया तो ईस्ट के बहुत सारे फिलॉसफीज और विचारों ने भी यूरोप पे इंपैक्ट डालना शुरू किया। और आपको अगर आप थोड़ा भी देखेंगे तो ईरानी सभ्यता, चाइनीज, मतलब ईरानी मतलब पर्शियन सभ्यता, चाइनीज सभ्यता, भारतीय सभ्यता से भी इन लोगों ने प्रेरणा लेनी शुरू करी, एंड इट लेड टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। और वो भी एक प्राइमरी रीजन बना पुनर्जागरण के राइज का इन यूरोप। तीसरा था प्रिंटिंग प्रेस। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से एक जो बहुत बड़ी चीज हो गई वो ये हो गई कि एक जमाने तक जो प्रिंटिंग होती थी वो उस पर ना चर्च का एकाधिकार था, और वो बहुत समय और बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद चीजें प्रिंट हो पाती थी, है ना। तो स्क्रॉल्स बनाए जाते थे और वो स्क्रॉल्स सिर्फ ऑलमोस्ट यू कैन से कि इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर पीपल और कॉमन मैन टू रीड। बट अब क्या हो गया, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से विचारों को फैलने, द थॉट्स कुड स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड पैम्पलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो इसके कारण से प्रिंटिंग प्रेस
acted as a fuel in the spread of Renaissance thought. चौथा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ये मैंने बार बार कहा है कि जो एक चर्च व्यवस्था थी उसको हमने उसके बहुत सारे डाउनसाइड्स देखे कि क्या क्या उसके ऐसे ऑप्रेसिव फैक्टर्स थे. बट एक जो सबसे बड़ी चीज चर्च व्यवस्था के कारण हुई वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस यूरोप. कहते हैं कि बाय 1400 AD देयर वर अबाउट 40 universities that had been established in different across the European continent. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जब लोगों को मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने लैटिन, ग्रीक, लैटिन वगैरह ये सब पढ़ना शुरू करा. जब ये सब पढ़ना शुरू करा तो जो पुराना साहित्य था, जो पुराना लिटरेचर था, जो पुराना थॉट्स थे फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, दे बिकेम प्रिवलेंट. और फिर मैंने जैसे कहा कि प्रिंटिंग प्रेस तो इन्वेंट हो ही चुकी थी, तो बहुत सारा प्रिंट मटेरियल भी अब सर्कुलेट होने लग गया और एजुकेशन के कारण ये अवेयरनेस और ज्यादा फैलने लग गई. एंड देन फाइनली एक थॉट वहां पर जन्म लिया, जो एक फिलोसॉफिकल थॉट कि जो ट्रूथ है ना, इट इज नॉट, मतलब सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है. मतलब टाइम इज द रियल टेस्ट ऑफ ट्रूथ, है ना. सत्ता मतलब किसकी बात कर रहे हैं? गॉड की बात कर रहे हैं. कि ऐसा नहीं है कि भगवान में ही सब सत्य बैठा हुआ है, पर समय के साथ सत्य भी डिफाइन होते जाता है. सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है, ऐसा फ्रांसिस बेकन ने कहा. और फिर ये कहा कि जो पुनर्जागरण है, रेनेसां है, ये दोनों ह्यूमन और दुनिया दोनों की खोज है. तो अब हमने फिर से ये देखिए, आप ये बात ध्यान रखिए कि ये सारे कनेक्शंस आप जोड़ के अगर देख पाएंगे तो आप इस बदलाव को बहुत ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे. और क्या कनेक्शंस हैं कि हमने फिर से समझा कि जो इकोनॉमिक चेंज होता है, उस इकोनॉमिक चेंज के कारण हमेशा कुछ ना कुछ सोशल चेंज आता है. और जब सोशल चेंज आता है तो थॉट में परिवर्तन आता है, विचारों में बदलाव आता है. और यही हम यहां पर देख रहे हैं व्हेन वी थिंक अबाउट द रीजंस फॉर रिनाइसेंस या पुनर्जागरण. अब हम थोड़ा स्विच करते हैं धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन की तरफ. रिफॉर्मेशन भी आप देखेंगे, हम जब समझेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसमें भी आपको मिडिल क्लास का रोल देखने को मिलेगा. तो चलिए समझते हैं रिफॉर्मेशन. अभी रिफॉर्मेशन का जो बोलते हैं ना कि जैसे थोड़ी थोड़ी चिंगारियां उठने लगी थी. और क्या चिंगारियां थी ये? हमने जैसे पहले ही समझा कि लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि भाई ये जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं, जो अपने आप को भगवान के संदेशवाहक के रूप में स्थापित कर चुके हैं, इन लोगों के कहने और करने में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है. तो उस कारण से जो एक रिवॉल्टिंग थॉट्स जो थे वो जन्म ले चुके थे. अब ये उसी समय की बात है, अराउंड 1506 की बात है. तब चर्च ने फंड रेजिंग शुरू करी. किस चीज के लिए फंड रेजिंग शुरू करी? कि सेंट पीटर्स बेसिलिका बनाने के लिए फंड रेजिंग शुरू करी. सेंट पीटर्स बेसिलिका की मतलब आइडिया 1506 से ही शुरू हो गया था और 1626 में ये बनके कंप्लीट हुआ. तो मतलब कम से कम 120 ईयर्स लगे. सो 1506 में अब जब ये फंड रेज कर रहे थे तो इन्होंने एक जो मीडियम अपनाया, अडॉप्ट किया फॉर फंड रेजिंग, दैट वाज सेल ऑफ इंडल्जेंसेस. क्या होता है इंडल्जेंसेस? इंडल्जेंसेस बेसिकली हिंदी में कहें तो मुक्ति पत्र होता है. मुक्ति पत्र मतलब कि आप अगर चर्च से एक लेटर खरीद लेंगे, एक टाइप का लेटर है, वो आप अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए खरीद सकते हैं. तो जो प्रीस्ट है, जो चर्च है, वो इंश्योर करेगा कि आप अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएं. अब देखिए ये कितना, अब मतलब आज के ज़माने में तो ये कितनी हंसी आती है ऐसा सुन के कि ऐसा भी हो रहा था और बहुत सारे लोग इन इंडल्जेंसेस को खरीद भी रहे थे.
और यही है मतलब कि अज्ञानता है ना, तो जो खरीद रहा है वो भी थोड़ा अज्ञानी है, बट ऑफ कोर्स देयर वर सम पीपल हु वर नॉलेजेबल एंड हु स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि अरे भाई बाइबल में तो शायद ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि आप हमारे गुनाहों की सजाओं को माफ कर देंगे इफ वी जस्ट बाय सम लेटर सम पेपर फ्रॉम यू, है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में थे। वहां पे वो टीचर, प्रीस्ट, थियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, और इनको लैटिन, ग्रीक, जर्मन ये सब बहुत अच्छे से पता थी। तो इन्होंने इसको लेकर कंसर्न उठाया जब वो वहां पर कोई प्रीस्ट गए होंगे ये इंडल्जेंसेस बेचने, तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ चल रही है। और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने ऐसे 95 क्वेश्चंस, जिनको 95 थीसिस नाम का डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रिएट करे, ऐसे 95 क्वेश्चन, और कहते हैं कि उन्होंने चर्च के बोर्ड पे जाकर इसको लगा दिया। और वहां से कहते हैं कि इसको किसी ने पिक कर लिया। तब तक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो चुकी थी, तो उन लोगों ने इसे जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया, और देखते ही देखते ये बात अब सारे यूरोप में फैल गई कि कोई व्यक्ति है जिसने चर्च को ये सब क्वेश्चन पूछे हैं, और जब क्वेश्चन पढ़े गए तो लगा कि हाँ ये तो सारे ही सही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो इसलिए आप देख रहे हैं इस आंदोलन का नाम क्या था, धर्म सुधार, है ना। ये धर्म सुधार आंदोलन कहा गया क्योंकि मार्टिन लूथर का उद्देश्य ये था कि इन क्वेश्चंस को पूछ के जो धर्म है उसमें जो कुरीतियां बन गई हैं, उसमें जो मैल प्रैक्टिसेस बन गई हैं, उनको एड्रेस करा जाए। अब चर्च तो उस समय तक मैंने जैसे बताया कि बहुत ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन बन चुका था, तो चर्च ने इसको सप्रेस करने की कोशिश करी। बट हमको पता है कि जो मिडिल क्लास था वो ऑलरेडी इसके सपोर्ट में आ चुका था, जो व्यापारी वर्ग थे वो मार्टिन लूथर के सपोर्ट में ही थे। तो उन्होंने वो सारे लोग तो चर्च से थोड़ा मुक्ति चाहते हैं ना, तो दे ऑल सपोर्टेड मार्टिन लूथर। इनफैक्ट अराउंड 1521 मार्टिन लूथर को चर्च ने कहा कि देखो आओ और ये सब बोलो कि ये सब जो मैंने कहा था ये मैंने कुछ सही नहीं कहा था, एंड मैं अपने बातों को वापस लेता हूं। बट मार्टिन लूथर जाते हैं एंड ही गिव्स अ स्पीच इन डाइट ऑफ वर्म्स जिसे कहते हैं, और वहां पे तो वो और बोल देते हैं कि नहीं नहीं जो मैंने कहा है वो सब कुछ सही है और ये और सुन लो, राइट। तो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ ह्यूज अप्रोर, और यहां से चर्च की जो पावर है उसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। और आगे जो मार्टिन लूथर की फिलॉसफी के जो फॉलोअर्स थे ये लुथेरन्स कहलाए। इनको जर्मनी में कैल्विनिस्ट कहा गया। कैल्विन भी एक मार्टिन लूथर जैसे ही रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने चर्च में रिफॉर्म्स की बात कही, और इसी में धर्म सुधार आंदोलन में ही उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फ्रांस में यही लोग ह्यूजनॉट्स कहलाए, और ब्रिटेन में इनको प्यूरिटान्स कहा गया। तो आप कभी ये सब नाम सुनेंगे तो आप समझ जाना कि इसका रिलेशनशिप धर्म सुधार से है, और धर्म सुधार की शुरुआत इस तरीके से हुई। अब क्या क्या रीजन थे बेसिक, फिर से हम लोग रीजन समझना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको रिलीजियस रीजंस तो बता दिए इसके कि वो इंडल्जेंसेस बेचने की कोशिश कर रहे थे, और उसके अगेंस्ट यहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ, है ना। ये इसलिए प्रोटेस्टेंट्स जो है वर्ड, तो वो उसी से निकल के आया है। इकोनॉमिक रीजन समझते हैं। क्या है इकोनॉमिक रीजन? देखिए इकोनॉमिक रीजन ये था कि जब मैनर सिस्टम खत्म हो गया, जब हमने समझा ना कि मैनर सिस्टम खत्म हो गया, जब एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट और जो सरप्लस वाली बात थी, तो जब मैनर सिस्टम खत्म हुआ तो जो जर्मन एलिट्स थे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फील कर रहे थे, है ना। और जर्मनी में स्पेशली इन दोज एरियाज जहां विटनबर्ग है, ये वही एरिया है, वहां पर चर्च के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती थी। तो उन्होंने क्या किया, ये सारे लोगों ने मार्टिन लूथर के प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर चर्च से जमीन लेने, उन्होंने सोचा कि ये चर्च की जमीन अब हम ले लेंगे। अगर चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन को धक्का पहुंचता है तो हमको इस तरीके से फायदा हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे क्या होता है कि डाइट ऑफ वर्म्स के बाद चर्च मार्टिन लूथर को मतलब पकड़ने की कोशिश करती है, तो उनको फ्रेडरिक द वाइज, वहां के ही एक एलीट हैं, वो वार्टबर्ग कैसल में छुपा देते हैं। मार्टिन लूथर किंग वहीं पर
अज्ञातवास में रहते हैं बहुत सालों तक, कुछ सालों तक, 2-4 सालों तक, और वहीं बैठ के वो बाइबल का जर्मन ट्रांसलेशन भी करते हैं, है ना। एक्चुअली एक और मजेदार फैक्ट ये है कि बाय 1527 ऐसा कहते हैं मार्टिन लूथर बिकेम द मोस्ट बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ दैट टाइम। ये देखिए, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी अराउंड 1445 और सम टाइम, और 1527 तक मार्टिन लूथर बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए, क्योंकि इनके जो पैम्पलेट्स और इनका जो चर्च ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल था वो बहुत वाइडली रीड करा गया, है ना। तो समझे आप कि जो वहां के इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में जो जर्मन एलिट्स थे, उन्होंने मार्टिन लूथर को सपोर्ट किया। देखिए, ये इकोनॉमिक रीजन है, धर्म से रिलेटेड बात हो रही है, बट इसका पीछे एक इकोनॉमिक रीजन है। दूसरा, राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। और मैंने जैसे आपको बताया था कि नेशनल कॉन्शियसनेस के राइज से हुआ क्या कि रोम में एक चर्च है और जितनी एरियाज के चर्च है, दे वर ऑल अलाइन टू द चर्च इन रोम। बट अब जब ये राइज इन नेशनल कॉन्शियसनेस हुई, तो इन लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये जो टाइथ लेती है चर्च, जो टैक्स लेती है, ये तो रोम के लिए लेती है, और रोम तो हमारे से कोई कनेक्टेड ही नहीं है। नेशनल कॉन्शियसनेस बन रही है ना। आप देखिए, अपने रीजन की बाउंड्रीज से रिलेटेड बात हो रही है, तो लोगों ने उसको भी अब क्वेश्चन कर लिया। और देखिए, फिर से इकोनॉमिक रीजन है, कोई टैक्स जो चर्च ले रही थी वो रोम क्यों जा रहा है, वो तो यहीं रहना चाहिए। ऐसे सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिए। तीसरा, ट्रेड हो रहा था, है ना, और ट्रेड में क्या है, ब्याज, इंटरेस्ट मिलना और मुनाफा कमाना। तो भाई ट्रेड का एक काम है ना। व्यापारी वर्ग बिना मुनाफा कमाए या बिना ब्याज की बातें सोचे कैसे काम कर पाएगा। और अगर आपको पता होगा कि चर्च दोनों ही कामों को बुरा बताती थी, कि ब्याज भी नहीं ले सकते और मुनाफा भी नहीं कमा सकते। आप सोचिए, आप जब कोई व्यापारी वर्ग स्ट्रांग हो रहा है, हमने कहा ना मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रहा है आफ्टर फाउंडिंग ऑफ ट्रेड रूट्स एंड सरप्लसेस, और उस कारण से मिडिल व्यावसायिक क्रांति जब आई तो मिडिल क्लास स्ट्रांग हुआ कि नहीं। तो जब हुआ ऐसा, और जब चर्च ऐसा कह रहा है, तो भाई इन व्यापारियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको तो बिजनेस कर रहा है। तो इनका भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसमें था टू सपोर्ट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स ने ब्याज लेना और आर्थिक मुनाफा कमाने को जायज करार दिया, जो चर्च नहीं कहती थी, है ना। और मैक्स वेबर ने तो ये भी कहा कि प्रोटेस्टेंट जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने दे प्लेड अ ह्यूज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। इनफैक्ट मैक्स वेबर ने एक किताब भी लिखी कॉल्ड प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो फिर से समझते हैं, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चर्च के जो कुरीतियां थी उसके अगेंस्ट शुरू हुआ। ये शुरू तो बहुत रिलीजियस रीजन कॉल्ड इंडल्जेंसेस के कारण हुआ, बट इसने इकोनॉमिक रीजंस ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। और थर्ड रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल रीजंस में मैंने थोड़ा सा नेशनलिज्म की बात करी दी थी। 100 ईयर वॉर में जो चला था 1337 से 1453 तक, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में ही नेशनल चर्चेस एस्टैब्लिश होने लग गई थी। क्योंकि क्या हो रहा था कि पोप इधर उधर दोनों तरफ, या कुछ कुछ एक इसको बोल उसको बोल ऐसा कर रहे थे। तो दोनों ही साइड्स ने डिसाइड किया कि भाई हमको पोप वगैरह की बात नहीं सुननी, हमारे चर्च हम कंट्रोल करेंगे। तो वहां से द आइडिया ऑफ नेशनल चर्च शुरू हो गया था। एक और प्रॉब्लम यह हुई थी कि जो हेनरी 8 थे, उनको एन बोलेन से विवाह करना था, क्योंकि उत्तराधिकारी जो उनकी पत्नी थी, उनसे उनको उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हो रहा था। और ये जो उनकी हेनरी 8 की पत्नी थी ना, वो जो होली रोमन एम्परर थे उनकी बहन थी। तो अब चर्च तो उसके लिए उनको परमिशन दे नहीं रहा था। तो हेनरी 8 को तो आगे अपना उत्तराधिकारी मतलब चाहिए ही था ना। तो उन्होंने फिर चर्च को ही बोला कि यार आप अपना काम अपने पास रखो, हम तो अपने नेशनल चर्चेस यहां पर एस्टैब्लिश करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, ये पॉलिटिकल रीजन है एक बहुत बड़ा। एंड फिर क्या हुआ कि जो यूरोपियन रूलर्स थे, है ना, उनको ये बात समझ में आने लग गई कि अरे अगर हम रोम के चर्च से ना अलाइन होने लगे
तो हम अपने आपस में ही यहां पर अपने एरियाज पे अपना राज एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और वहीं से ही ऐसा हुआ कि यूरोपियन रूलर्स एंड प्रिंसेस ऑल्सो फ्यूल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड देयरफॉर रिफॉर्मेशन धर्म सुधार led to the end of universal church system and also to the propagation of capitalism। ये बहुत अच्छे से अगर मतलब इसको बहुत अच्छे से समझिए कि रिफॉर्मेशन मतलब धर्म सुधार आंदोलन, पर उसके धार्मिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक तीनों कारण बने। समझ में आया? और इस कारण से अब क्या हुआ कि ये जो व्यावसायिक क्रांति आई थी, है ना, वो अब कन्वर्ट होने लग गई मर्केंटिलिज्म में। मर्केंटिलिज्म मतलब वाणिज्यवाद। और वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद एक पॉलिटिकल रीजन से ड्रिवन इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसका एक ही एम है। देखिए, ये सारे जो राजा लोग हैं, जो मोनार्क्स हैं, इनको एक बात समझ में आ गई कि धर्म तो अब लाइक यूनिवर्सल चर्च सिस्टम तो ब्रेक डाउन होने लग गया। तो इनको ये समझ में आने लग गया कि ये जो बिजनेस रेवोल्यूशन आया है, अगर हम इसको अपने फेवर में कर लें तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधर फ्यूडलिज्म का विघटन हो गया, फ्यूडलिज्म डिसइंटीग्रेट हो गया। धर्म सुधार आंदोलन के कारण चर्च भी डिसइंटीग्रेट, यूनिवर्सल चर्च तो डिसइंटीग्रेट होने लग गया ना। तो इस दोनों का फायदा जो मोनार्क्स थे उन्होंने उठाना चाहा। कैसे उठाना चाहा? इन्होंने सोचा कि अब हम अपनी खुद की टैक्सेशन सिस्टम, अपनी खुद की आर्मी, अपनी खुद की नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, ये सब एस्टैब्लिश करेंगे। और कैसे करेंगे? बाय actually benefiting from the trade that middle class is doing across the globe through these new trade routes। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया कि आप अलग अलग जगह जाकर कॉलोनीज एस्टैब्लिश करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस को एस्टैब्लिश करो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ, सो दैट वी कुड एस्टैब्लिश आवर ओन टैक्सेशन सिस्टम, आवर ओन ब्यूरोक्रेसी, आवर ओन आर्मी, विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी फ्यूडल लॉर्ड और नोबल्स। ये बात आप समझ रहे हैं कि कैसे जो पहले बिजनेस रेवोल्यूशन आया उसने मध्य वर्ग को जन्म दिया, फिर मध्य वर्ग के कारण दोनों ही रेनेसॉ और रिफॉर्मेशन मतलब पुनर्जागरण और धर्म सुधार हुआ। और जब ये हुआ तो तीसरी चीज जो होने लग गई वो ये थी कि वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म का जन्म हुआ। और मर्केंटिलिज्म के जन्म लेने से जो मोनार्क्स थे, जो राजतंत्र, मोनार्की का राइज होना शुरू हुआ। अब मोनार्क पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे और हम देखेंगे कि दो मेन पिलर्स एस्टैब्लिश होने लगेंगे। वन, इट्स अ पावरफुल मिडिल क्लास एंड सेकंड, एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्कियल पावर बहुत ज्यादा इसमें डोमिनेंट होने लगेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो आप देखेंगे कि 1600 एडी में दोनों ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का ही निर्माण 1601 में हुआ। और उसका सबसे बड़ा बैकिंग किससे मिला था? मोनार्क से ही मिला था। ये सारे मर्चेंट्स ने मोनार्क की परमिशन ली थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी गई थी। और मैंने आपको फिर बताया मोनोपोली क्यों दे दी गई थी, सो दैट ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के वो मोनार्क को दे पाए, सो दैट मोनार्क अपना खुद का सिस्टम डेवलप कर सके एंड विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स। आज के एपिसोड में हमने काफी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज कवर किए हैं। मुझे लगता है आज हमें यहीं रुकना चाहिए। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कमर्शियल कैपिटलिज्म है, जो वाणिज्यवाद जिससे जन्म लिया, जो मैंने क्या बताया कि राजनीतिक कारणों के कारण एक ये इकोनॉमिक फिलॉसफी जो कमर्शियल कैपिटलिज्म का जन्म होगा, वो उसका क्या फोकस रहा, उससे क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब अब हम
अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो फिर से एक क्विक वे में मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। हमने आज डिस्कस किया रीजंस फॉर रेनेसां, फिर हमने डिस्कस किया धर्म सुधार आंदोलन। दोनों में ही मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा रोल रहा और धर्म सुधार आंदोलन के पीछे रिलीजियस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस थे। और फाइनली हमने समझा कि ये सब अब जन्म दे रहा है वाणिज्यवाद को, और वाणिज्यवाद से दो क्लास, मिडिल क्लास और मोनार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स स्थापित हो जाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।